साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज से हम लोग अपनी तैयारी में एक और नए कदम को जोड़ते हुए आज से मैंने करंट अफेयर का एक सीरीज शुरू किया है। खासकर बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम है और जो बीपीसी 66 आने वाला है और सचिवालय की वैकेंसी आने वाली, उसी सबको ध्यान में रख करके मुख्य रूप से ये करंट अफेयर का सीरीज हमने शुरू किया प्रतिदिन सुबह 7 बजे। तो चलिए सुबह 7 बजे आपके लिए मैं प्रतिदिन जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक क्षेत्र से, खेल जगत से, कला संस्कृति से, कोई महत्वपूर्ण दिवस होगा वो तो, या किसी भी तरह के कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की बात होगी तो सभी का समग्र एक छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपके सामने मैं उन सभी चीजों को प्रस्तुत करूंगा जो आपको इस एग्जाम में सफलता अच्छे से दिला सके और बिल्कुल आप करंट अफेयर से निश्चिंत होकर के तैयारी करें। करंट अफेयर का कोई डर भय आपके दिमाग में ना हो, और इसी के चलते मैंने इसको शुरू किया। तो पहले भी चल रहा था करंट अफेयर, बीच में गैप हो गया था, लेकिन अब अगस्त महीने से मैंने शुरू किया और यहां से आगे जो करंट अफेयर होगा वही एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे पढ़ना हम लोग को जनवरी से है, जनवरी 2020 से, लेकिन यहां के बाद जो अभी समय बीतेगा एग्जाम तक, ये काफी डिसाइडिंग होगा, काफी निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर इस सुप्रभात के साथ। चलिए देखते हैं क्या क्या आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो ये घटनाक्रम को मैंने यहां कलेक्ट कर दिया आपके लिए, और इसमें पहला जो घटनाक्रम है वो एक इंपॉर्टेंट निर्णय सरकार का, और सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन होता है उस आवेदन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने का एक काम शुरू किया सरकार ने। और इसके लिए सरकार ने सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके कि जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरा कि बार बार एग्जाम देना पड़ता है, एक ही एग्जाम का डेट कई एग्जाम से टकरा जाने के कारण बहुत सारे एग्जाम छूट जाते हैं। इन सब चीजों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी दिया एक इंपॉर्टेंट एजेंसी का, जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये एनआरए का मंजूरी दे दिया गठन करने का, और ये एनआरए सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये ध्यान रखना है कि एक कॉमन एग्जाम होगा जिसके द्वारा ही आप किसी भी सरकारी नौकरी का जो एग्जाम होता है उसमें शामिल हो पाएंगे। मतलब ये एक प्रक्रिया है, पहला गेट पास होगा जिसके द्वारा आप किसी भी सरकारी जॉब का जो एग्जाम होता है, वो रेलवे सेक्टर को हो, बैंकिंग सेक्टर को हो, या किसी भी और सेक्टर का, जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं केंद्र स्तर पर, वो सभी के लिए कॉमन इनिशियल स्टेज का एक टेस्ट होगा, जिसको पास करने के बाद ही आप उस एग्जाम के आधार पर रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का, कोई भी एग्जाम में आप फॉर्म भरने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन है, ध्यान रखना है। एनआरए के गठन की मंजूरी दे दी गई है, अब ये सीईटी का आयोजन करेगा, तो ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं अलग से एक क्लास आपको लूंगा, जो हो सकता है संडे की पाठशाला में आएगा, और उसमें डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना। दूसरा एक न्यूज है गूगल से, और गूगल जो एक बड़ी कंपनी है, और गूगल से हम लोग आज जुड़े हुए हैं। गूगल बहुत सारे सेक्टर में काम कर रही है, और गूगल ने भारत में रोजगार के आवेदन के लिए एक ऐप लॉन्च किया, और ऐप का नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। तो ध्यान रखना है, कोरमो जॉब्स ऐप गूगल द्वारा भारत में रोजगार की उपलब्धता या रोजगार के क्या अवसर हैं, इसको प्राप्त करने के लिए बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को इस ऐप से मदद मिलेगी, और ये भारत में जॉब को ढूंढने में काफी सहायता देगा। तो ध्यान रखना है कि गूगल द्वारा कोरमो जॉब ऐप्स लॉन्च किया गया, जो भारत में रोजगार आवेदन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और इसके द्वारा आप रोजगार के अवसर को सर्च कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो बहुत चर्चा में है, और वो चर्चा में है सुशांत सिंह राजपूत, जो एक युवा कलाकार थे, काफी होनहार, और अचानक ही असामयिक उनकी मृत्यु हो गई, और उस मौत का रहस्य अभी तक बना हुआ। उस रहस्य को, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र सरकार, सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं।
तो उस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई की जांच की अनुशंसा किया था, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नहीं, हमारी एजेंसी सफिशियंट है, एनफ है, काम कर सकती, और इसी की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष शक्तियों के आधार पर यह निर्णय लिया कि जो बिहार सरकार ने अनुशंसा किया था, ये निर्णय बिल्कुल सही है और ये देश की जन भावना से जुड़ा हुआ एक युवा होनहार कलाकार के असामयिक मृत्यु का मामला है, तो इसकी जांच एक निष्पक्षता के साथ सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। और ये जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्टिकल 142, तो ध्यान रखना है कि ये जो शक्ति प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, वो अनुच्छेद 142 के तहत, और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिहार सरकार की जो अनुशंसा की गई थी वो निर्णय, वो डिसीजन बिल्कुल सही था। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 142 के तहत ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियां प्रदान की उसके तहत लिया गया। अगला जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है 19 अगस्त, तो 19 अगस्त का न्यूज है ये, जो हम 20 अगस्त के आधार पर कल लेकर आएंगे और एक एक दिन के बाद का न्यूज आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि एक दिन बाद का न्यूज या एक दो दिन पहले का न्यूज आपके सामने होगा और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए, आज जो ये न्यूज है उसमें 19 अगस्त एक विशेष दिवस है जिसको विश्व फोटोग्राफी दिवस कहते हैं, तो ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा दिवस है जो हमारे यादगार लम्हों, ऐसे पल जो हम जिसको समेटना चाहते हैं कि पल न गुजरे, उसके लिए ये समर्पित है विश्व फोटोग्राफी दिवस। पहले कैमरा बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन आज हर के हाथ में मोबाइल है, अच्छे अच्छे मोबाइल में कैमरा के फंक्शंस हैं और वो हमारे हर मोमेंट को कैप्चर करते हैं। और इसी यादगार लम्हों को समर्पित ये विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत की गई दो व्यक्तियों के द्वारा, फ्रांस के दो व्यक्ति जिन्होंने इसकी शुरुआत किया और 1839 में इन्होंने फोटोग्राफी की प्रक्रिया को लाया दुनिया के सामने। तो ध्यान रखना है, तो ये 1839 में पेटेंट कराया गया था फोटोग्राफी का 19 अगस्त को ही, और 19 अगस्त को जो पेटेंट हुआ उसी के आधार पर तब से विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जा रहा। तो ध्यान रखना है कि 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है और ये 1839 से शुरू हुआ था, जिस दिन 19 अगस्त को फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया की शुरुआत की गई और वही प्रक्रिया पेटेंट हुआ। तो 19 अगस्त को पेटेंट हुआ था, इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस तब से मना रहे हैं। तो ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो एक न्यूज है आर्थिक जगत से, ये ध्यान रखना। और आर्थिक जगत से जो न्यूज है वो एफडीआई से संबंधित, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। और विदेशी निवेश के लिए सरकार ने एक नया निर्णय लिया है, और निर्णय क्या है कि जितने भी देश हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे सीमा से सटे हुए, तो उनके लिए एक नया नॉर्म्स आया, कंडीशन, और कहा गया कि सीमा स्पर्श करने वाले देशों को एफडीआई के लिए, जो यहां पर आकर के निवेश करना चाहते हैं, पूंजी लगाना चाहते हैं व्यवसाय में, तो वो पूंजी पहले लगाते थे, उसमें कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन सरकार ने अभी इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया कि कोई हमारे सीमा से सटा हुआ देश है और वो भारत में निवेश करना चाहता है, विदेशी निवेश में शामिल होना चाहता है, तो उसको केंद्र से, सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी वो निवेश कर सकता। बिना अनुमति के आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, तो ध्यान रखना है कि भारत में निवेश हो सके, कंपनियां आर्थिक रूप से दूसरे के कंट्रोल में न चला जाए, इस सब की निगरानी करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। पिछले समय में एक न्यूज आया था कि एचडीएफसी में चाइना ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और वो बिना अनुमति के सरकार के हो गया था, जो पहले नॉर्म्स था उसके आधार पर। लेकिन इन्हीं सब चीजों को चाइना या अन्य ऐसे देश जो आर्थिक रूप से एक कंट्रोल करना चाहते हैं आर्थिक जगत को, कि पैसे लगा करके चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी को रोकने के लिए सरकार ने ये एफडीआई में अनुमति का एक प्रावधान लग दिया कि बिना सरकार के अनुमति के अब कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट आपस में पड़ोसी देश का कोई कंट्री यहां भारत में नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना है। अब यहां पर
इसी निवेश से संबंधित एक और न्यूज है आर्थिक जगत में कि निवेश को आकर्षित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पूंजी लगाएं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए सरकार ने एक पोर्टल ई बीज पोर्टल जो पहले भी था बीच में बंद हो गया, ये पोर्टल 2013 से काम कर रहा था और 2013 में लाया था पहली बार, लेकिन बीच में इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये पोर्टल फिर से शुरू की गई और इस पोर्टल के तहत लाल फीताशाही को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, जिसको अफसरशाही या लाल फीताशाही कहते हैं। कोई काम को सरकारी प्रक्रिया से रोक देना, कई तरह के नॉर्म्स होते हैं आर्थिक जगत में, कई तरह के जब काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे तो आपको कई डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, प्रदूषण विभाग से या किसी भी तरह का जो जनहित का कोई नुकसान ना हो जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके कई तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें अफसर लोग या जो ऑफिस के दफ्तर कार्यालय में कार्रवाई होती है उसमें काफी टालम मटोल होता है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। तो इसी को ध्यान में रख करके ई बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है 2013 में, लेकिन इसको बंद जो कर दिया गया था इसको फिर से शुरू किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सके, उद्यमी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत के साथ उद्योगों की स्थापना कर सके, ताकि जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है, उत्पादन क्षेत्र का भारतीय इकोनॉमी योगदान अभी वर्तमान में 15% है। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 15% योगदान है जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में। इसको बढ़ा करके सरकार चाहती है कि हम इसको 25% तक ले जाएं। ये तब होगा जब ज्यादा उद्यमी इस क्षेत्र में आएंगे, ज्यादा उद्योगपति कार्य करेंगे, तभी ये हो सकता। तो उनको सहूलियत दिया जाएगा, उनको सुविधा दिया जाएगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तब लोग निवेश करें। मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी भी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है ई बीज पोर्टल को। इसके अलावा ध्यान रखना है एक न्यूज है जो आगामी 1 सितंबर को आएगा, लेकिन चर्चा में है, उसको ध्यान रखना है कि 1 सितंबर को सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून लागू कर सकती है। तो न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए, कम से कम और अधिकतम की सीमा जो होती है वो एक तय किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, और इसके लिए एक नया सुधार करके 1 सितंबर को न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो सकता है। जब लागू हो जाएगा तो हम इस पर फिर से चर्चा करें, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बड़ा न्यूज है सामरिक दृष्टिकोण से सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में, और 28 एनएच मतलब नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय उच्च पथ है, उसमें से 28 एनएच का चुनाव किया गया और इस 28 एनएच पर सरकार इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी, मतलब जो युद्धक विमान होते हैं, फाइटर प्लेन जो लड़ाई में मैदान में भाग लेते हैं, एयरफोर्स के जो रफाल है, सुखोई है, मिग है, ये सब, तो इन सब के इमरजेंसी लैंडिंग की कभी भी आपातकाल आ जाए तो उनको लैंडिंग के लिए जगह मिल सके। हर जगह एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है और इसी को ध्यान में रख करके 28 एनएच का चुनाव किया गया है और उसमें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी का निर्माण चल रहा। तो बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है, खासकर देश की सुरक्षा के लिए, कि कभी भी अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो हमारी एयरफोर्स या वायुसेना जो है पूरी ताकत के साथ लड़ सके, कहीं भी उसको इमरजेंसी लैंडिंग हो तो कोई दिक्कत ना हो। और ये पहली पट्टी श्रीनगर में बनिहाल और श्रीनगर जो हाईवे है वहां पर बनाया जा रहा है, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और ऐसे ही अगले साल तक 28 एनएच पर इस तरह के हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। तो ध्यान रखना है कि सरकार ने लड़ाकू विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 28 एनएच का चुनाव किया, जिस पर हवाई पट्टी का निर्माण का कार्य चल रहा है। अब यहां से एक न्यूज है अंतरराष्ट्रीय जगत से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उस राष्ट्रपति के चुनाव में जो अभी चर्चित हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुकाबला होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, अभी राष्ट्रपति हैं और फिर वो लड़ेंगे चुनाव। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो टक्कर देंगे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नए जो बाइडेन। तो जो बाइडेन का नाम याद रखना है, किस पार्टी से, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इन दोनों के बीच फाइट होता है हर बार। तो रिपब्लिकन का नेतृत्व कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप
और उनको टक्कर देने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है किनको, जो बाइडेन को। तो जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस तरह से इन्हीं दोनों में से, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन में से कोई ना कोई अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। तो यही आज का समसामयिक घटनाक्रम। तो इसकी सीरीज के द्वारा आपको एक नया तैयारी का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसको पूरी तरह से कंटिन्यूअसली देखें, दिन प्रतिदिन देखें। और शाम का जो क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा। कुछ निजी कारणों से कभी कभी क्लास डिस्टर्ब हो जाता है या क्लास में अनियमितता आ जाती है, लेकिन हम अक्सर प्रयास करते हैं कि वो क्लास सुचारू से चलता रहे। शाम में आपका क्लास होगा ज्योग्राफी का, तो देखते रहें। 4 बजे से वो क्लास चलेगा और सुबह में चलेगा 7 बजे से आपका करंट अफेयर का पर डे। थैंक यू। फिर मिलते हैं। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं शाम में। थैंक यू।